क्या हो अगर एक ऐसा हीरो जिसने अपने रोबोट के साथ मिलकर सालों तक धरती को विनाशकारी काइजू मॉन्स्टर से बचाया हो, उसे मानवता की आखिरी उम्मीद मानकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है ताकि वो काइजू को जड़ से हमेशा के लिए मिटा सके। लेकिन जब वो अपना मिशन पूरा करके धरती पर वापस लौटा तब उसने देखा कि दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी है। कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी एक जम चुके नर्क में बदल गई थी। शहर बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे, समुद्र पत्थर की तरह जम चुके थे और इंसानी सभ्यता लगभग मिटा दी गई थी। बचे हुए सर्वाइवर से बताते हैं कि इस विनाश के पीछे एक रहस्यमय काइजू है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने पूरी दुनिया को बर्फ से ढकी हुई धरती में बदल दिया। अब न एडवांस टेक्नोलॉजी बची है, न पुराने वेपन, और इंसानियत की आखिरी उम्मीद एक बार फिर वही इंसानी हीरो है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एक इंसान उस मॉन्स्टर को हरा सकता है जिसने पूरी धरती को बर्फ की कैद में बांध दिया हो? कहानी की शुरुआत तब होती है जब पहला इंटर गैलेक्टिक काइजू धरती पर हमला कर देता है, लेकिन ये सिर्फ आरंभ है, क्योंकि इसके बाद लगातार अनेक काइजू प्रकट होने लगते हैं जो मानव जाति को समाप्त करना चाहते थे। इस विनाशकारी खतरे का सामना करने के लिए दुनिया भर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सैनिकों को इकट्ठा करके एक विशेष एंटी काइजू डिफेंस फोर्स बनाई जाती है जिसका नाम एरडे था। हालांकि उन्हें कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन नुकसान बहुत अधिक था और युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक युवा उदाहरक मतलब सेवियर सामने आता है जिसका नाम टेट्सुओ था। वो एक बहुत शांत और शर्मीला लड़का था जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए चुपचाप देखता रहता था, पर जब भी कोई उसे साथ खेलने के लिए बुलाता वो घबराकर तुरंत वहां से भाग जाता था। जैसा तुम अपनी क्रश को देख के भाग जाते हो वैसे ही। पर एक दिन टेट्सुओ की मुलाकात एक रोबोट से होती है जो रोबोटों के विरुद्ध हो रही हिंसा का विरोध कर रहा था। वो रोबोट कहता है कि मेरे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उसे भी माना जाना चाहिए, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी लीड रिसर्चर कोजी का वहां पहुंचता है और दूसरे रिसर्चर लोग बताते हैं कि सर ये रोबोट हमें अंदर जाने लैब में नहीं दे रहा, कुछ करिए। लेकिन रोबोट तुरंत कोजिका को देख के कहता है कि असली समस्या यही आदमी है, क्योंकि दरअसल कोजिका चाहता है कि ये रोबोट काइजू के अंदर घुसकर खुद को उड़ा दे। कोजिका बिना झिझके ये बातें स्वीकार करता है कि रोबोट सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और उसे ऑटोनोमस बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिना किसी ह्यूमन कैजुअलिटी के काइजू को खत्म किया जा सके। उसके हिसाब से ये एक महान इनोवेशन था जो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। लेकिन हमारा रोबोट सिर्फ जीना चाहता था, न कि मरना। और टेट्सु उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। इसी बीच शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि काइजू ने हमला जो कर दिया था। सब रिसर्चर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर टेट्सु वहां रुककर रोबोट से बात करता है। साथ ही कोजिका भी वहां रुकता है क्योंकि वो स्नोमैन नाम के रोबोट का टेस्ट करना चाहता था। तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्नोमैन के अंदर घुसकर मैनुअल कंट्रोल ले चुका है। दरअसल टेट्सुओ कॉकपिट के अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ रहा था। स्नोमैन घबरा जाता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए, इसलिए उतर जाओ। दूसरी तरफ कोजिका सबको समझाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कॉकपिट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए लगाया गया है, क्योंकि असल में स्नोमैन को कंट्रोल करना लगभग असंभव बात है, क्योंकि सिर्फ कोई महान जीनियस ही इसे आसानी से चलाना सीख सकता है। लेकिन टेट्सुओ सच में एक जीनियस निकलता है और वो तुरंत स्नोमैन को कंट्रोल कर लेता है। स्नोमैन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा अभी भी बाकी था, पर टेट्सुओ विश्वास के साथ उससे कहता है मैं तुम्हें स्नोमैन कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने नहीं दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब टेट्सुओ स्नोमैन को हवा में उड़ा देता है। कोजिका को समझ ही नहीं आता है कि ये सब कैसे और क्या हो रहा है, और तब उसे एकदम से एहसास होता है कि उसका बेटा असाधारण प्रतिभा रखता है, मतलब वो एक जीनियस है सच में। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि डेवलपमेंट के दौरान एक रोबोट ने अकेले ही काइजू को हरा दिया और उसका पायलट सिर्फ 9 साल का एक बच्चा है। कोजिका मीडिया के सामने टेट्सुओ को अपना बेटा बताता है, जो सच बात है, और ये भी कहता है कि स्नोमैन रोबोट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर दोनों को मानवता का उद्धारक कहा जाने लगता है। कोजिका भी अपनी पुरानी सोच बदल देता है और घोषणा करता है कि अब से स्नोमैन कोई डिस्पोजल बॉम्ब नहीं बल्कि मानवता की असली आशा है। पर इसी बीच टेट्सुओ लोगों की नजरों से घबराया हुआ था क्योंकि उसे लोगों से बात करने में अभी भी डर लगता था। इसी तरह समय के साथ टेट्सुओ लगातार काइजू से लड़ता रहता है और धीरे धीरे दुनिया का महान हीरो बन गया था। स्नोमैन को भी कई अपग्रेड मिल रहे थे और युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंचने लगा था। सबको पूरा विश्वास था कि टेट्सुओ ही मानवता को शांति दिलाएगा। 10 साल बाद टेट्सुओ एक इंटरगैलेक्टिक क्रूजर में नजर आता है जहां वो 777 स्टेप टू मेक फ्रेंड नाम की किताब पढ़ रहा था। वो पहला स्टेप ही नहीं पढ़ पाता क्योंकि अनाउंसमेंट होती है कि अंतिम युद्ध शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। टेट्सुओ को स्नोमैन के पास बुलाया जाता है। रास्ते में कुछ लड़कियों से कहती है कि हमारी उम्मीद सिर्फ हीरो आपसे ही है, हमें बचा लेना। तो बदले में टेट्सुओ सिर्फ इतना कह पाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा।
जब वो स्पेस में लॉन्च होता है तब स्नोमैन को यूकियो कहकर बुलाते हुए अंदर आता है। यूकियो तुरंत समझ जाता है कि टैट्सुओ फिर से सामान्य लोगों से बात करने से बचकर भाग आया है उसके पास। टैट्सुओ खुद को लूजर कहने लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी काइजू से लड़ते हुए जो बिता दी है और कभी दोस्त बनाना नहीं सीख पाया बेचारा। यहाँ यूकियो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे हार मानना नहीं चाहिए बल्कि दोस्त बनाने के लिए और भी मजबूत बनना चाहिए। तो टैट्सुओ स्नोमैन से कहता है कि दोस्ती करना इतना आसान नहीं है क्योंकि किताब के अनुसार इंसानों को 777 हर्डल्स पार करने पड़ते हैं दोस्ती करने के लिए। ये बात तुम्हें कहाँ से पता? तभी उनकी कैप्टन मिस्ट मिशन समझाती है क्रूजर काइजू होड़ के बीच घुसेगा और सही जगह पहुंचकर इन्फिनिटी लेजर फायर करेगा जो हजारों किलोमीटर तक सब कुछ मिटा सकता है। टैट्सुओ और यूकियो का काम था दुश्मनों को अपनी तरफ खींचकर शिप के लिए रास्ता बनाना। मीटिंग समाप्त होने के बाद भी टैट्सुओ को अफसोस होता है कि वो एक सामान्य यस मैम तक नहीं बोल पाया सीधा सीधा, लेकिन यूकियो सिर्फ मिशन पर ध्यान देना चाहता था। अचानक अनेक काइजू सामने आ जाते हैं और पूरा स्पेस उनके विशाल शरीरों से भर जाता है। क्रू के लोग डर के मारे कांप उठते हैं। टैट्सुओ कुछ पल चुप रहता है और खुद से कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जिसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो। अगले ही पल उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है और वो युद्ध मोड में चला जाता है। टैट्सुओ अपना 7 स्वॉर्ड स्टाइल एक्टिवेट करता है और एक ही बार में कई काइजू को काट डालता है। सब लोग उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग लॉन्च पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और मिस्ट इन्फिनिटी लेजर फायर करने का ऑर्डर देती है सभी को। एक विशाल एनर्जी बॉल तैयार होती है लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। तब क्रू को पता चलता है कि लेजर सिस्टम क्रैश हो गया है एकदम से और इन्फिनिटी लेजर काम नहीं करेगा। अब मिस्ट को समझ नहीं आता क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पर फिर भी वो तुरंत प्लान बी पर स्विच करने का ऑर्डर देती है सभी को और टैट्सुओ को वापस बुलाना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पूरा से शटडाउन होने लगता है। अटैक सिस्टम और बैरियर जनरेटर सब बंद हो जाते हैं और काइजू सीधा शिप पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में पूरा क्रूजर तबाह हो जाता है। क्रू के लोग स्पेस में बिखर जाते हैं और मिस्ट भी चिल्लाती हुई मारी जाती है। ये सब इतना ज्यादा जल्दी होता है कि टैट्सुओ बस सन्न रह जाता है। यूकियो भी समझ नहीं पाता कि क्या मानवता सच में हार गई अब, लेकिन टैट्सुओ हिम्मत नहीं छोड़ता और दोनों मिलकर लगातार काइजू को मारते रहते हैं। कई घंटों बाद टैट्सुओ पूरी तरह से थक चुका था। यूकियो का एक हाथ तक टूट चुका था, फिर भी अनेक काइजू अभी भी बचे हुए थे। अब यूकियो भी जल्दी समझ जाता है कि अब उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। टैट्सुओ भी भारी मन से मानता है कि वो ये युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि हमें कम से कम काइजू की संख्या इतनी कम कर देनी चाहिए जिससे धरती पर बची सेना उनका सामना कर सके। इसलिए यूकियो का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट करना जरूरी था। टैट्सुओ इस फैसले से टूट जाता है क्योंकि उसने कभी यूकियो से वादा किया था कि वो उसे कभी मरने नहीं देगा। काइजू उन पर हमला करते रहते हैं और इसी बीच यूकियो मजाक में कहता है कि अंत में टैट्सुओ एक भी दोस्त नहीं बना पाया नल्ला कहीं कच्ची। तो टैट्सुओ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास यूकियो जैसा एक अच्छा दोस्त था हमेशा से। वो याद करता है कि कैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध में गुजारी और धीरे धीरे उसे दूसरों की दोस्ती देखकर दुख भी होना बंद हो गया था। टैट्सुओ यूकियो का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहा। यूकियो भी कहता है कि टैट्सुओ पहला इंसान था जिसने उसे सिर्फ बॉम्ब नहीं बल्कि एक दोस्त समझा और उसे अपना नाम भी दिया। तभी अचानक यूकियो कंट्रोल ले लेता है खुद और टैट्सुओ को बताता है कि उसे एक बात का पछतावा हमेशा से था कि उसने टैट्सुओ से उसकी सामान्य जिंदगी छीन ली। तो टैट्सुओ रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई अफसोस नहीं है यूकियो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यूकियो इमरजेंसी एस्केप पॉड एक्टिवेट कर जो देता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कि टैट्सुओ ने उसे जीने का अर्थ दिया है, इसलिए वो टैट्सुओ को मरने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। काउंटडाउन समाप्त होते ही टैट्सुओ जबरदस्ती एस्केप पॉड में भेज दिया जाता है। वो चिल्लाकर यूकियो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा। यूकियो अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि टैट्सुओ धरती पर लौटकर खुशी से जिए और बहुत सारे दोस्त बनाए। रोते हुए टैट्सुओ वादा करता है कि मैं कम से कम 100 दोस्त जरूर बनाऊंगा धरती पर लौटकर। ये सुनकर यूकियो संतुष्ट होता है और उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो पूरे काइजू होड को मिटा देता है। कुछ समय बाद टैट्सुओ का पॉड कोल्ड स्लीप से बाहर आता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वो जापान के टोकाई रीजन में पहुंच चुका है और उसे कोल्ड स्लीप में 8 साल हो चुके हैं। टैट्सुओ हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब मुझे धरती छोड़े 10 साल बीत चुके हैं क्या? जैसे ही वो पॉड से बाहर निकलता है उसके सपनों की दुनिया एकदम से चकनाचूर हो जाती है। दरअसल उसने कल्पना की थी कि लोग उसका स्वागत करेंगे और उसे अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर थी। बाहर का दृश्य देखकर टैट्सुओ सन्न रह जाता है। जबकि मौसम गर्मियों का होना चाहिए था, पूरी दुनिया बर्फ से जमी हुई थी और धरती एक भयानक जमचुके नर्क में बदल गई थी।
टैट्सुओ ये देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से। यूकियो ने अपनी जान देकर काइजू होड़ को मिटा दिया, लेकिन इसके बाद भी धरती पूरी तरह से बर्फ में जम गई। लेकिन कैसे? कुछ पल के लिए टैट्सुओ के मन में उम्मीद जागती है और वो सोचता है कि शायद सिर्फ यही शहर प्रभावित हुआ होगा और बाकी सब शहर सही है, सलामत होंगे। इसलिए वो तुरंत पॉड के अंदर लौटकर रिकॉर्ड चेक करता है ताकि पता लगा सके कि जापान और बाकी दुनिया सुरक्षित है या नहीं। लेकिन लॉग्स देखते ही टैट्सुओ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरअसल पूरा ग्रह बर्फ से जो ढक चुका था और उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे संभव हुआ इतने जल्दी। अब तक उसे कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं मिले थे, इसलिए वो सोचने लगता है कि कहीं मानव सभ्यता पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो गई और क्या वो अकेला ही एक मानव बचा है इस पूरी दुनिया में। टैट्सुओ को यूकियो से किया वो वादा याद आता है जिसमें उसने बहुत सारे दोस्त बनाने की बात कही थी, लेकिन अगर दुनिया में लोग ही नहीं बचे तो मैं ये वादा पूरा कैसे करूंगा, ये वो सोचने लगता है। 22 घंटे तक उदासी में बैठे रहने के बाद टैट्सुओ को भूख लगने लगती है। वो सोचता है कि पॉड में कहीं ना कहीं खाना जरूर होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे यूकियो की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दरअसल वो एक रिकॉर्डिंग थी। ये यूकियो के अंतिम पलों की रिकॉर्डिंग थी जहां वो अपने अंतिम समय में सिर्फ यही चाहता था कि टैट्सुओ धरती पर लौटकर एक सम्मान और कुशल जीवन जिए। पर सबसे अधिक वो ये चाहता था कि टैट्सुओ बहुत सारे दोस्त बनाए। यूकियो की बातें सुनकर टैट्सुओ को दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वो खाना खाता है और पॉड के बाहर निकलने का फैसला करता है। अब उसका लक्ष्य हर हाल में दोस्त बनाना था बहुत सारे। टैट्सुओ कहता है कि इसका राज उस किताब में है जिसे वो 100 बार पढ़ चुका है। उस किताब का नाम था हाउ इवन अ काइजू कैन मेक अ फ्रेंड और उसे एक प्रोफेसर ने लिखा था। उसके अनुसार 777 स्टेप में पहला कदम था घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना। टैट्सुओ तैयार हो जाता है और पॉड से बाहर जाता है। अब ये पॉड उसका बेस बनने वाला था जब तक वो सर्वाइवर की तलाश करेगा। हर तरफ गहरी बर्फ जमी हुई थी और जीवन का कोई संकेत उसे नहीं मिल रहा था। तभी टैट्सुओ एक अजीब आदमी को देखकर चौंक जाता है और उस आदमी से गलती से टकरा जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका है। टैट्सुओ उसे शांति से लेटा देता है और सोचता है कि दुनिया कितनी भयानक बन चुकी है। वो आदमी ठंड से जमकर मर गया और उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि हल्का सा स्पर्श होते ही वो टूट गया बेचारा। इसी बीच टैट्सुओ की नजर उस आदमी के व्हीकल पर पड़ती है और वो खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अभी भी वो काम कर रहा है। टैट्सुओ उसे चलाता और देखता है कि एक लीवर से वो शॉवल को कंट्रोल भी कर सकता है। दरअसल वो एक एक्सकावेटर होता है और टैट्सुओ तुरंत समझ जाता है कि बर्फ से ढकी इस दुनिया में ये उसके लिए बहुत उपयोगी व्हीकल साबित होगा। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है। टैट्सुओ सोचता है कि अगर कोई मानव अभी भी जिंदा होगा तो सबसे सुरक्षित जगह अंडरग्राउंड ही होगी उनके लिए। इसलिए वो उस गड्ढे की तरफ जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि नीचे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। टैट्सुओ के अनुसार पहला कदम ये होना चाहिए था कि वो नीचे आवाज लगाए ताकि लोग उसे अंदर बुला सकें, लेकिन दुर्भाग्य से उसका अत्यधिक एंटी सोशल स्वभाव उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। टैट्सुओ अनजान लोगों के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अपनी असफलताओं के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक विशाल बीस्ट प्रकट हो जाता है। टैट्सुओ घबराकर वहां से भागने लगता है और हैरान हो जाता है कि काइजू अभी भी धरती पर मौजूद हैं। वो कुछ पल के लिए सोचता है क्या उसे रुककर लड़ना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बचने के लिए सीधा उस गड्ढे के अंदर ही उतर जाता है। नीचे पहुंचकर टैट्सुओ अपनी पुरानी यादों को देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि ये वही धरती थी जिसे वो जानता था, लेकिन अब सब कुछ जम चुका होता है। कुछ पल के लिए टैट्सुओ उम्मीद खोना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे यूकियो से किया वो वादा याद आता है। वो खुद को संभालता है, तभी पहले वाला काइजू दोबारा उसके सामने आ जाता है। तब टैट्सुओ घोषणा करता है कि ये मेरी कहानी का अंत नहीं बल्कि मेरी कहानी की शुरुआत है, इसलिए मैं मर नहीं सकता। इसलिए वो एक्सकेवेटर लेकर सीधा काइजू पर हमला कर देता है और शॉवल की मदद से उसके मुंह को रोकता है। लड़ते हुए टैट्सुओ स्थिति का विश्लेषण करने लगता है। काइजू उसे निकलना चाहता है जबकि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा शॉवल है। हालांकि काइजू के हमले सीधी दिशा में आ रहे थे, इसलिए टैट्सुओ उनसे बच पा रहा था आसानी से, पर समस्या ये थी कि उसके पास प्रहार करने का कोई उपाय नहीं था। काइजू लगातार हमला करता रहता है और एक्सकेवेटर पूरी तरह से टूटने लगता है। इसी बीच शॉवल भी टूट जाती है, लेकिन टैट्सुओ इसे मौका बना लेता है क्योंकि अब उसका टूटा हुआ किनारा एक तेज भाले की तरह इस्तेमाल हो सकता था। तभी टैट्सुओ को अपने पिता की बात याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि टैट्सुओ की असली पहचान उसके काइजू को समाप्त करने की क्षमता है और कुछ नहीं। ये याद आते ही अगले ही पल टैट्सुओ टूटे हुए शॉवल आर्म को लेंस की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधा काइजू की तरफ दौड़ पड़ता है। काइजू उसे निगल लेता है, लेकिन टैट्सुओ अपने इम्प्रूव वेपन से उसके शरीर को चीर देता है और अंत में काइजू मारा जाता है आसानी से।
इसी के साथ हमें पहली बार कुछ अन्य लोग नजर आते हैं। वो सब हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि किसी ने पूरे काइजू को मार दिया। जब वो तीनों खुशी मना रहे होते हैं तब टैत्सुओ काइजू के मुंह से बाहर निकलता है। टैत्सुओ पहली बार दूसरे मानवों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो तीनों टैत्सुओ को खून में लिपटा देखकर डर जाते हैं और उसे एक मानव राक्षस समझने लगते हैं। पर टैत्सुओ भावुक होकर यूकियो को याद करता है और कहता है कि उसने आखिरकार सर्वाइवर को ढूंढ ही लिया। लेकिन वो तीनों लोग अभी भी डरे हुए थे और उसे एक बुरी आत्मा कहकर भगाने लगते हैं। तभी उनकी चीफ आओ सबको शांत रहने को कहती है, क्योंकि टैत्सुओ स्पष्ट रूप से एक इंसान था, ना कि कोई मॉन्स्टर। टैत्सुओ को याद आता है कि उसकी किताब के अनुसार अगला स्टेप एनकाउंटर के बाद मुस्कुराना था। हालांकि उसे पूरी लाइन याद नहीं आती, फिर भी वो जल्दी से मुस्कुरा देता है। लेकिन उसकी अजीब मुस्कान देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा डरावनी जो लग रही थी। दुर्भाग्य से टैत्सुओ बहुत ज्यादा थका था और वो इसी कारण बेहोश हो जाता है। बेहोशी में टैत्सुओ को एक पुरानी याद दिखाई देती है जहाँ यूकी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि वो एक बेकार हाउ टू बुक पढ़ रहा था। टैत्सुओ उससे कहते हैं कि ये किताब अलग है क्योंकि इसे लोनली आवोकी ने लिखा है, जिसके 1 मिलियन से भी अधिक दोस्त थे। लेकिन टैत्सुओ को हमेशा यही डर रहता है कि लोग उसे तब पसंद नहीं करेंगे जब यूकियो के साथ वो नहीं होगा। प्रेजेंट में जब टैत्सुओ की आंखें खुलती तब उसे याद आता है कि दूसरा स्टेप था खुद का परिचय देना। वो देखता है कि वो एक आइस क्रीम में पड़ा हुआ है, साथ ही अब वहाँ पहले से भी कई अधिक लोग मौजूद थे जो काइजू को टुकड़ों में काट रहे थे। टैत्सुओ तुरंत समझ जाता है कि जम चुकी दुनिया में लोग काइजू को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करके अभी तक जिंदा रह रहे हैं। टैत्सुओ सोचता है कि काश यूकियो भी ये सब देख पाता। तभी एक छोटा बच्चा यूकियो का टॉय लेकर खेलता हुआ भागता है और टैत्सुओ को पगला बोलकर चिढ़ाता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के ऊपर बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिरने लगता है। टैत्सुओ बिना सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। समय कम था इसलिए वो एक पोल फेंक कर बर्फ को हटा के बच्चे को खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी बच्चे का पिता तुरंत वहां आता है और उसे डांटने लगता है। साथ ही दूसरे लोग टैत्सुओ का धन्यवाद करते हैं बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने टैत्सुओ को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि टैत्सुओ किस सेक्शन से आया है। टैत्सुओ घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता तो लोग उस पर शक करने लगते हैं। लेकिन टाकामुरा नाम का आदमी सबको रोक देता है। वो कहता है कि टैत्सुओ के पास चुप रहने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, पर इससे ये सच नहीं बदलता कि टैत्सुओ ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके बाद टाकामुरा अपना और अपने बेटे जोजी का परिचय देता है। टैत्सुओ मुश्किल से उससे हाथ मिलाता है और उसी के साथ वो अपनी किताब का दूसरा स्टेप भी पूरा कर लेता है। इसी बीच आओ और उसके साथी दूर से ये सब देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद टैत्सुओ को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन आओ मना कर देती है क्योंकि उनका काम सिर्फ मॉल को खतरों से बचाना था और टैत्सुओ अभी तक कोई खतरा नहीं लग रहा था उसे। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और अचानक एक विशाल हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सब लोग डर से कांप उठते हैं जब पहले से भी अधिक बड़ा काइजू सामने आ जाता है। टैत्सुओ तुरंत समझ जाता है कि ये काइजू उन सब मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है जिनसे वो पहले लड़ चुका है। इसका शरीर और बनावट किसी भी पुराने काइजू जैसी नहीं थी। अगले ही पल सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और वो विशाल बीस्ट कुछ लोगों को कुचलकर मार देता है। ये भयानक दृश्य देखकर टैत्सुओ को एहसास होता है कि उनकी स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक है। अभी मॉन्स्टर इतना डरावना था कि टैत्सुओ समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कैसे हराए, क्योंकि अब उसके पास यूकियो भी नहीं था और ना ही ऐसा कोई पावरफुल वेपन जिससे वो बीस्ट का सामना कर सकता था आसानी से। तभी अचानक टैत्सुओ के दिमाग में एक विचार आता है कि शायद यहाँ के लोकल लोग तो जानते होंगे कि काइजू से कैसे निपटना है, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ जो रह रहे हैं इन्हीं के साथ। लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि आसपास के लोग किसी भी काम के नहीं और नल्ले हैं, क्योंकि सब डर के मारे जम चुके थे और कांप रहे थे। इसलिए टैत्सुओ फैसला करता है कि अब मेरे को ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना होगा यहाँ से। हालांकि समस्या ये थी कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन सब की रक्षा करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। इसी बीच एक आदमी घबराहट में भागने लगता है, लेकिन टैत्सुओ समझ जाता है कि ऐसा करना और भी ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। इसलिए वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, पर अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि काइजू की नजर उस आदमी पर पड़ चुकी थी। पर सौभाग्य से आयो सही समय पर वहां पहुंचकर उस आदमी को बचा लेती है। अपनी जान बचाने के लिए वो बार बार आयो का धन्यवाद करता है आदमी, लेकिन आओ खुद पर ही गुस्सा करती है और जोर से जमीन पर मुक्का मारती है। दरअसल काइजू अभी भी एक इंसान को खा चुका था उसी के सामने, और आओ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी नजरों के सामने कोई अपनी जान गवा दे। फुरुमाची उसे शांत करते हुए कहता है कि उदास होने का समय बाद में मिलेगा हमें, क्योंकि अभी हमें सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। दरअसल उन लोगों ने पहले से ही सब तैयारी करके रखी थी। आओ तुरंत इमरजेंसी फॉग मशीन एक्टिवेट करती है और पूरा इलाका कुछ ही पलों में धुंध से भर जाता है।
इसी के साथ आओ सबको भागने का ऑर्डर देती है। सारे लोकल लोग तुरंत सरफेस की तरफ दौड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ड्रिल याद करने को कहते हैं। टैट्सुओ ये सब देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ एक ऑर्डर पर सब लोग बिना घबराहट के सुरक्षित जगह की तरफ भाग पड़े थे। उसे राहत मिलती है कि शायद अब लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी उसकी नजर काइजू पर पड़ती है जो कुछ अजीब कर रहा था। बीस्ट अपने शरीर को पीछे खींचने लगता है और टैट्सुओ तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है बहुत जल्द। दरअसल अनगिनत काइजू से लड़ने का उसका अनुभव उसे तुरंत चेतावनी दे देता है कि ये काइजू अब छलांग लगाने वाला है अटैक करने के लिए, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत लोग मारे जाएंगे मेरी आंखों के सामने। समय बहुत कम था, लेकिन टैट्सुओ समझ नहीं पा रहा था कि यूकियो के बिना वो क्या कर सकता है। उसके बिना तो वो नल्ला नाकारा है। तभी टाकामुरा उसे चिल्लाकर कहता है कि वो तुरंत सभी के साथ सुरक्षित भाग जाए। दूसरे लोग भी उसकी चिंता करते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। टैट्सुओ को याद आता है कि इन लोगों के साथ रहकर उसने पहली बार दोस्ती जैसा भावना महसूस की थी। इसी पल वो समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों के साथ भागने के बजाय टैट्सुओ बिना देरी किए उल्टा काइजू की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जानबूझकर बीस्ट के सामने भागता है ताकि उसका ध्यान सब लोगों से हटकर सिर्फ उस पर आ जाए। टाकामुरा टैट्सुओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक टैट्सुओ ने अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था क्योंकि अब उस काइजू की पूरी नजर सिर्फ उस पर थी और किसी पर नहीं। आओ समझ नहीं पाती कि टैट्सुओ तुम अपनी जान इतने बड़े खतरे में हमारे लिए क्यों डाल रहे हो। काइजू आसानी से उसे हर तरफ से पटकने लगता है और हर अटैक के साथ टैट्सुओ को भारी चोट लगती है। टाकामुरा इतना घबरा जाता है कि दूसरे लोगों को उसे पकड़ना पड़ता है रोकने के लिए, लेकिन आओ टैट्सुओ को छोड़कर भागना नहीं चाहती, इसलिए वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। पर हालात पूरी तरह से निराशाजनक लग रहे थे क्योंकि टैट्सुओ अब हिलने की स्थिति में भी नहीं था। आओ बीस्ट के सामने पहुंचती है और देखती है कि काइजू ने टैट्सुओ को अपने हाथों में पकड़ रखा है। टैट्सुओ को इतनी चोट लग चुकी थी कि जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। तभी अचानक टैट्सुओ को चेहरे पर लगा डिवाइस चमकने लगता है। अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब केव की छत टूटने लगती है और एक विशाल धातु का टुकड़ा सीधा काइजू पर आकर गिरता है। फिर कुछ मिनट पहले की घटना दिखाई जाती है। एस्केप पॉड पर लैंड हुए 42 घंटे बीत चुके थे और भारी डाटा इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही सिस्टम ऑनलाइन आता है, पॉड तुरंत टैट्सुओ की लोकेशन ढूंढकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। इसी दौरान टैट्सुओ को यूकियो की आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल ये यूकियो का छोड़ा हुआ इंश्योरेंस था जिसे वो कभी इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं करता था। टैट्सुओ हैरानी से देखता है कि एस्केप पॉड धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। कुछ ही पलों में यूकियो उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो दोनों मिलकर दोबारा लड़ें। इसके बाद हमें 14 साल पुरानी याद दिखाई जाती है जब शहर पर हमला हुआ था। टैट्सुओ और यूकियो बैटल के लिए तैयार थे जबकि कोजी का शांत खड़ा था और सब देख रहा था। यूकियो कंप्लेंट करता है कि मेरे जॉइंट अजीब आवाज कर रहे हैं, तो कोजी का माफी मांगते हुए बताता है कि मैं पिछली रात यूकियो तुम्हें ट्यून अप करना भूल गया, सॉरी। टैट्सुओ इस बात को नजरअंदाज करके मिशन पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी ड्रिंक की जगह गलती से ऑयल रख दिया गया है। कोजी का एक बार फिर माफी मांगता है और इसी तरह दोनों का युद्ध शुरू होता है। फाइट जीतने के बाद जब वो बेस लौटते हैं तब देखते हैं कि कोजी का फिर गायब हो चुका है। असल में शुरू से ही सिर्फ टैट्सुओ और यूकियो एक दूसरे के साथ थे, इसलिए यूकियो टैट्सुओ का पहला दोस्त बन गया था। यूकियो के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद टैट्सुओ कई दिनों तक स्पेस में अकेला भटकता रहा। उस दौरान उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में एक बड़ा खालीपन रह गया है जो कभी भर नहीं पाया। वो बस दिखावा करता रहा कि सब ठीक है, इसलिए अब यूकियो को अपने सामने देखकर टैट्सुओ की आंखें भर आती हैं। लेकिन बात करने का समय नहीं था क्योंकि काइजू तुरंत हमला जो कर देता है। यूकियो बिना देरी किए उस पर जबरदस्त वार करता है। वो बताता है कि विस्फोट के दौरान उसने अपना डाटा पॉड के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत लंबी थी, इसलिए इतने सालों तक वो सामने नहीं आ पाया। यूकियो भावुक होकर टैट्सुओ से कहता है कि आखिरकार मैं घर वापस लौटकर आ ही गया। टैट्सुओ आंसुओं के साथ अपने एकमात्र दोस्त का स्वागत करता है। दूसरी तरफ सब लोकल लोग ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे, हालांकि काइजू अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था। यूकियो कहता है कि बीस्ट कितना भी गुस्सा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी काइजू के और टैट्सुओ के सामने आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, काट डालेंगा मैं। हालांकि वो ये भी मानता है कि अब उसके पास कोई खास वेपन नहीं है। टैट्सुओ हैरान हो जाता है तो यूकियो बताता है कि उसका नया बॉडी असल में सिर्फ एक स्कैप पॉड था
इसलिए स्पेक्स के मामले में अभी वो फर्स्ट प्रोटोटाइप से भी कमजोर है और कुछ नहीं। टेत्सुओ पूछता है कि फिर वो क्या करेंगे और इसे कैसे हराएंगे। यूकियो हंसते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अब वो फिर से एक टीम बन चुके हैं। जो दूसरी तरफ लोकल लोग भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि टेत्सुओ एक रोबोट से बात कर रहा है, लेकिन आओ सबको पीछे रहने को कहते हैं क्योंकि काइजू अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। बीस्ट फिर से अपने शरीर को पीछे खींचने लगता है जिससे यूकियो तुरंत समझ जाता है कि वो अटैक करने की तैयारी कर रहा है। काइजू अपना विशाल शरीर हवा में उछाल देता है और भयानक तबाही मचाता है, पर सौभाग्य से टेत्सुओ और यूकियो समय पर बच जाते हैं और बीस्ट सीधा दीवार से टकरा जाता है बेचारा। यूकियो टेत्सुओ को पॉड के अंदर बैठाकर कहता है अगर ये अटैक हम दोनों में से किसी को भी लग जाता तो हम दोनों मारे जाते। काइजू दोबारा अटैक स्टैंस लेता है और टेत्सुओ समझ जाता है कि डॉज करने के बाद काउंटर अटैक करने में बहुत देरी हो जाएगी हमें, इसलिए उन्हें काइजू के अटैक करने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। इस बार काइजू और भी ज्यादा पीछे झुकता है और लोकल लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। सबको चिंता होती है क्या टेत्सुओ और यूकियो सच में बच पाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब सब उससे पूछते हैं कि उसे इतना विश्वास कैसे है, तब वो कहता है कि उसने ये दृश्य पहले भी देखा है क्योंकि ये हमारे सेवियर हैं और कुछ नहीं। काइजू दोबारा हवा में उछलता है और इस बार टेत्सुओ और यूकियो उसका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। अगले ही पल दोनों मिलकर रोबो वन शॉट स्टाइल डियाब्लो अटैक करके सीधा काइजू की गर्दन पर वार करते हैं, जिससे एक ही स्ट्राइक में बीस्ट का सर उसके सर से अलग हो जाता है और वो मारा जाता है। सब लोग ये देखकर सन्न रह जाते हैं और आओ की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं क्योंकि उसने अच्छे से देखा था कि टेत्सुओ ने घूमते हुए मोमेंटम का इस्तेमाल करके काइजू का सर काट दिया। आखिरकार विशाल काइजू मारा जाता है और सब लोग खुशी से चीयर करने लगते हैं, लेकिन इसी समय बहुत किलोमीटर दूर टोक्यो में कुछ अशुभ घट रहा था। वहाँ एक बिल्कुल अलग प्रकार का काइजू नजर आता है हमें। वो भी बहुत विशाल था, लेकिन उसका रूप अन्य काइजू के मुकाबले एक इंसान से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। विशाल काइजू को हराने के बाद टेत्सुओ और यूकियो को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ बचे हुए लोग रहते हैं। टेत्सुओ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच में सर्वाइवर के बेस तक पहुंच गया है। साथ ही वो इस बात से भी राहत महसूस करता है कि उन्होंने उस भयानक काइजू को किसी तरह हरा ही दिया। लास्ट में रास्ते में यूकियो कहता है कि सिर्फ 10 सालों में पूरी धरती का जम जाना बहुत ज्यादा डरावनी बात है। टेत्सुओ भी सहमत होता है और बताता है कि जब वो अकेला धरती पर लौटकर आया था तब उसका होश उड़ गया था ये सब जानकर। इसके बाद वो दोबारा भावुक हो जाता है। वो यूकियो से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। यूकियो उससे तुरंत कहता है कि हर बार बात करते हुए रोना बंद करे क्योंकि इससे बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। टेत्सुओ माफी मांगता है, लेकिन यूकियो खुद भी भावुक हो उठता है। दरअसल टेत्सुओ को रोता देखकर उसका दिल भी भर आता है। बताओ कितना अच्छा रोबोट है ये। और वो मानता है कि उसे भी दोबारा टेत्सुओ से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। इसी बीच ग्रुप का एक आदमी कहता है कि इतने सारे काइजू मीट के साथ अब कुछ दिनों तक का समय आराम से बीत जाएगा। एक सर्वाइवल लड़की रोबोट की तारीफ करती है और आओ की तरफ देखती है, लेकिन आओ तब तक टेत्सुओ के पास पहुंच चुकी होती है। वो टेत्सुओ को पाइनएप्पल का कैन देती है और बताते हैं कि आजकल ऐसी चीजें सिर्फ खास मौकों के लिए ही संभाल कर रखी जाती हैं। यूकियो उसको धन्यवाद करता है, लेकिन टेत्सुओ फिर से शब्दों में अटक जाता है। यूकियो हैरान होता है कि आओ इतनी जल्दी उसके पास कैसे आ गई और टेत्सुओ को याद दिलाता है कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी चाहिए। इसके बाद आओ समझाती है कि पाइनएप्पल का कैन अब इस दुनिया में बहुत दुर्लभ और कीमती वस्तु बन चुका है। मीठी चीजें लगभग समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि और पाइनएप्पल भी उन्हीं में से एक चीज है। कैन से आती मीठी खुशबू को महसूस करते हुए आओ खुद भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। टेत्सुओ कैन को देखकर सोचता है क्या सच में उसे इतनी कीमती चीज खानी चाहिए। आओ एक पल के लिए कहती है तो मैं नहीं खाना तो मैं खा लूंगी, पर अगले ही पल मना करने लगती है। फिर वो खुद को संभाल कर टेत्सुओ से तुरंत उसे खा लेने को कहती है और बताते हैं कि जल्दी खा लो नहीं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। फिर आओ बताते हैं कि टेत्सुओ और यूकियो ने सबकी जान बचाई, इसलिए वो बदले में उतना ही अनमोल कुछ देना चाहती थी उन दोनों को। इसके बाद वो दोनों का दिल से धन्यवाद करती है। टेत्सुओ भी समझ जाता है कि उसे ये पाइनएप्पल स्वीकार कर लेना चाहिए और वो पाइनएप्पल खाना शुरू करता है। पहलाने वाला खाते ही उसके स्वाद से वो हैरान रह जाता है, लेकिन तब आओ अचानक चिल्ला उठती है। टेत्सुओ सोचता है शायद उसने कुछ गलती कर दी, पर आओ कहती है कि बात वो नहीं है। असल में मुझे दुख हो रहा है कि इस पाइनएप्पल को खाने के बाद दुनिया में पाइनएप्पल की संख्या और भी ज्यादा कम हो गई है और कुछ नहीं। कैन समाप्त होने के बाद टेत्सुओ उसका धन्यवाद करता है। तब आओ बताते हैं कि वो सिर्फ पाइनएप्पल देने नहीं आई थी बल्कि वो अपना परिचय देना चाहती थी। फिर वो अपना पूरा नाम आओ नागी बताती है और एक बार फिर टेत्सुओ का धन्यवाद करती है सभी की जान बचाने के लिए। टेत्सुओ घबराते हुए अपना परिचय देता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है
क्योंकि उसने फ्रेंडशिप बुक का दूसरा स्टेप पूरा जो कर लिया था। इसी दौरान आओ बताती है कि उसका पसंदीदा भोजन महंगी रेड बीन जेली है। यूकियो हैरान होता है कि पाइनएप्पल उसका फेवरेट भी नहीं था, फिर भी वो उसके लिए इतना पागल हो गई थी। तभी आओ कहती है कि वो 10 साल पहले हुई घटना के बारे में बताना चाहती है। टैट्सुओ एक पल के लिए रुकता है लेकिन तुरंत कहता है कि वो सब कुछ सुनना चाहता है। 10 साल पहले एक दिन जापान में समुद्र से एक अजीब काइजू प्रकट हुआ। काइजू देखना आम बात थी, इसलिए लोग उसे देखने के आदी हो चुके थे, लेकिन ये वाला काइजू पूरी तरह से अलग था। सबसे पहली बात, उसका शरीर इंसानी रूप जैसा था। दूसरी बात, वो आउटर स्पेस से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से आया था। और तीसरी बात, उसके साथ एक अजीब सफेद तैरता हुआ गोला था, मतलब बॉल। सैनिकों को समझ नहीं आया कि वो क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैक के अंदर बैठे सोल्जर पहले गर्मी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन तभी रोबोट के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा, पानी जमने लगा और वो सफेद गोले बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वो पूरी दुनिया में फैल गए और वो गोले जिस भी वस्तु को छूते सब कुछ तुरंत बर्फ में जम जाता है। एब्सोल्यूट जीरो की बर्फीली हवा ने अनेक लोगों की जान तुरंत ले ली और उस दिन के बाद धरती कभी गर्म नहीं हुई। ये सब सुनकर टैट्सुओ और यूकियो कांप उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक काइजू ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो पूछते हैं कि एंटी काइजू डिफेंस फोर्स कहाँ थी तब। तो आओ बताती है कि सब कुछ इतनी जल्दी और तेजी से हुआ कि किसी को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। पहली फ्रीजिंग में ही बहुत भारी नुकसान हुआ इंसानी जाति को। जो लोग बच गए उन लोगों ने बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके तुरंत बाद आउटर स्पेस से और काइजू गिरने लगे। हालांकि आओ को अभी भी नहीं लगता कि डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुछ अफवाहें कहती हैं कि सर्वाइवर के लिए एक अलग मॉल भी है जहां पावर स्ट्रगल अभी चल रहा है। टैट्सुओ और यूकियो को उम्मीद होती है ये सुनकर कि शायद उनके कुछ साथी अभी भी जिंदा हों। तभी थोड़ी देर बाद आओ बताती है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। उरुमाची मजाक में टैट्सुओ से कहता है कि आओ को निराश मत करना। टैट्सुओ बस इतना सुनकर ही खुश हो जाता है कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। कैसा पगला लड़का है। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचते हैं, आओ मिशिमा मॉल का नाम लेती है। टैट्सुओ ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा मॉल बर्फ की एक विशाल दरार के अंदर बना हुआ था। उरुमाची बताता है पहले ये शायद एक हाई स्कूल था, लेकिन टैट्सुओ के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो भी जिंदा। तभी मॉल के अंदर के लोग आओ को देख लेते हैं और खुशी से बाहर आते हैं और टैट्सुओ और यूकियो को स्वागत करते हैं। इसके बाद आओ मॉल की व्यवस्था समझाती है। यहाँ लगभग 200 लोग रहते हैं और हर किसी का अलग अलग काम होता है। कुछ लोग बाहर जाकर रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, जबकि कुछ लोग अंदर रहकर मॉल को चलाते हैं। यहाँ मटेरियल डिपार्टमेंट, एक्सकावेशन डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे कई विभाग मौजूद हैं। टैट्सुओ इन सबको सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और आओ से पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट की चीफ है। तो आओ शांत स्वर में कहती है कि वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट संभालती है। ये सुनकर टैट्सुओ हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसे काइजू से लड़ते हुए देखा था, तो इस हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुई ना। इस पर फुरुमाची हंसकर बताता है कि मॉल से बाहर जाना आओ के लिए मना है, लेकिन वो हर बार चुपके से निकल जाती है बिना किसी को बताए। तभी आओ कुछ गुस्से वाले लोगों को देखकर कहती है कि अब फिर से मेरे डांट खाने का समय आ गया है और कुछ नहीं, यही मेरा जीवन है। फिर जाने से पहले वो टैट्सुओ को बताते हैं कि टाकामुरा उसका ध्यान रखेगा उससे। टाकामुरा टैट्सुओ को एक हॉट स्प्रिंग पर ले जाता है। गर्म पानी देखकर टैट्सुओ निशब्द हो जाता है और पगला जाता है, क्योंकि 10 सालों से उसने सिर्फ ठंड ही देखी थी। गर्म पानी में आराम करते हुए टैट्सुओ महसूस करता है कि मॉल के आसपास बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। इस बारे में टैट्सुओ उसे बताता है कि मॉल के नीचे एक काइजू है जो इस जगह को गर्म रखता है। फिर वो काइजू टेमर की कहानी सुनाता है। ग्रेट फ्रीज के 11 महीने बाद सर्वाइवर भोजन और आसरा दोनों के बिना जी रहे थे। एक दिन उन्हें एक मरा हुआ काइजू मिला और भूख से मजबूर होकर सबने उसका मांस खा लिया, पर अधिकांश लोगों का शरीर काइजू मांस को स्वीकार नहीं कर पाया और वो लोग मारे गए। पर जो लोग बच गए वो भी मुश्किल से जी पाए। इसी दौरान छोटी आओ बीमार पड़ गई और चल भी नहीं पा रही थी। कुछ लोग ने कहा कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन आओ के टीचर ने साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया। तभी 2 काइजू सामने आ गए और लड़ने लगे, तो इस वजह से अफरा तफरी मच गई। भागते वक्त गलती से उसके टीचर ने आओ को पीछे ही छोड़ दिया। तब आओ अकेले मरने की कगार पर थी, लेकिन तब उसके मन से एक अजीब आवाज गूंजती है। वो आवाज उसी काइजू की थी जिसका मांस उसने खाया था बहुत साल पहले। काइजू उससे कहता है कि इंसान की भावनाएं उससे बहुत ही ज्यादा रोचक लगती हैं। तब आओ रोते हुए कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, क्योंकि उसने अभी तक प्यार नहीं किया, सपने और गर्म पैनकेक तक महसूस नहीं किए और ना ही डाटा ट्रांसफर किया। काइजू सोचता है कि अब आओ इंसानों से नफरत करेगी जिन्होंने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आओ शांत स्वर में कहती है कि वो सबसे प्यार करती है
वो टाकामुरा परिवार और अपने टीचर के बारे में बताती है जो हमेशा बच्चों का ख्याल रखते थे। अपनी आखिरी ताकत से खड़ी होकर आओ कहती है कि मैं सबकी रक्षा करूंगी। काइजू उस पर हमला करता है लेकिन दूसरा काइजू उसे रोक देता है। तब अचानक आओ और काइजू दोनों आग से घिर जाते हैं और एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर और आओ को काइजू टेमर कहने लगते हैं। तब काइजू उससे वादा करता है कि जब तक आओ उसे इंसानी भावनाएं दिखाती रहेगी तब तक वो इस जगह को गर्म रखेगा बदले में। वर्तमान में लौटकर टैट्सुओ नीचे जाकर उस विशाल काइजू को देखता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं काइजू को देखकर। मॉल से बहुत दूर सागामी नाम का एक आदमी दूर से उस अजीब ह्यूमनॉइड काइजू पर नजर रखे हुए था। वो काइजू शांति से एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा था लेकिन सागामी के चेहरे पर स्पष्ट तनाव दिख रहा था हमें। इसी बीच उसका एक मेंबर टोची वहां पहुंचता और बताता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। आटोची कहता है कि रात बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है और इसलिए अगर हम लोग काइजू के और करीब गए तो कोल्ड वेदर सूट भी हमें नहीं बचा पाएगा। लेकिन सागामी ये बात पहले से ही जानता है इसलिए वो कहता है कि उन्हें एक हीट सोर्स की जरूरत पड़ेगी। आटोजी तुरंत समझ जाता है कि वो मिशिमा मॉल के फ्लेमिंग काइजू की बात कर रहा है। इसके बाद आटोची पूछता है कि ह्यूमनॉइड वेरिएंट काइजू अब तक क्या कर रहा है। इस पर सागामी बताता है कि वो 1 इंच भी नहीं हिला अपनी जगह से और किसी को नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहा है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो हमें इस काइजू को खत्म करना ही होगा। तभी वो भयंकर काइजू सीधा उनकी तरफ देखने लगता है और सागामी समझ जाता है कि उनकी मौजूदगी पकड़ी जा चुकी है। लेकिन उनके भागने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जिस बिल्डिंग पर वो खड़े थे वो एकदम से टूटने लगती है। अचानक एक विशाल 3 सर वाला काइजू उनके सामने आ जाता है और सब समझ जाते हैं कि ह्यूमनॉइड काइजू के पास अपने खुद के बॉडीगार्ड भी मौजूद हैं। सागामी तुरंत लड़ने का आदेश देता है। आटोची सबको याद दिलाता है कि वो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स यानी वैरडे की आखिरी रोशनी है, इसलिए काइजू के सामने खड़े होकर वो घोषणा करता है कि अब दुनिया देखेगी कि वैरडे असल में क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसी बीच टैट्सुओ माशिमा मॉल के नीचे दबे हुए काइजू को देखकर हैरान रह जाता है। वो एक विशाल पक्षी की तरह दिख रहा था और पूरी तरह आग में घिरा हुआ था। आओ बताती है कि जब मैं इस काइजू से कनेक्ट हुई थी उससे पहले ही वो इस बर्ड फॉर्म में था। हालांकि जब वो पहली बार अर्थ पे आया होगा तब शायद सामान्य काइजू होगा, ऐसा बर्ड फॉर्म में नहीं होगा। आओ उस काइजू को उसके नाम लैंड ऑफ मैन से बुलाती है जो अजीब सा नाम है। काइजू चिढ़कर कहता है कि वो बकबक बंद करे क्योंकि मैं सो रहा हूँ। टाकामुरा बताता है कि अगर आओ यहाँ नहीं होती तो किसी को समझ नहीं आता कि ये काइजू भैया बोल क्या रहे हैं। तभी काइजू सांस छोड़ता है और हवा में एक कपड़ा जल उठता है जिससे समझ आता है कि आसपास की हवा कितनी गर्म है। आओ बताती है कि सिर्फ मेरे पास का एरिया ही टेम्परेचर कंट्रोल है, इसलिए आप लोगों को मेरे करीब ही रहना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि ज्यादा करीब भी मुझसे नहीं रहना क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी फ्लेम को कंट्रोल कर सकती हूँ। आओ समझाती है कि मानव जाति के पास जमाने वाली ठंड से बचने का एक ही रास्ता है और वो है इस अग्नि काइजू के करीब रहना। हालांकि वो सबको वचन देती है कि वो उनकी रक्षा करेगी। सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। आओ की असली समस्या पर यह थी कि ये काइजू बहुत ज्यादा अजीब था। दरअसल लैंड ऑफ मैन अपनी सारी शक्ति उन्हें गर्म करने में लगा देता था, इसलिए बदले में उसे रोज एक किताब चाहिए होती थी, खाने के लिए नहीं मेरे भाई लोग। और आओ ही उसे एक किताब पढ़कर सुनाती थी और काइजू ने खुद का नाम भी एक किताब से पसंद किया था क्योंकि उसे समझ आ गया था आओ बहुत ही ज्यादा पगली है, इसलिए वो उसका नाम अजीब सा रख देगी। इसके बाद टाकामुरा टाट्सुओ को उसके नए घर ले जाता है। वो असल में एक पुराना क्लासरूम था जिसे 3 डिवाइडर से रूम में बदला गया था। टाकामुरा बताता है कि रूम सिर्फ फैमिलियों को मिलते हैं यहाँ और अब टाट्सुओ तुम आधिकारिक रूप से टाकामुरा फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम हमारे साथ रहने आए हो। टाकामुरा अपने और अपने बेटे जोजी का परिचय देता है और बताता है कि मेरी एक बेटी हगाने भी यहाँ होनी चाहिए। जैसे ही वो उसका नाम लेता है टैट्सुओ गलती से पर्दा हटा देता है और सामने हगाने कपड़े बदल रही होती है। हगाने का लड़के को देख के गुस्से में चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दूंगी। टैट्सुओ पगला पॉम पॉम देख के तुरंत बेहोश हो जाता है, लेकिन यूकियो भाई हमें समझाते हैं कि टैट्सुओ के सेवियर रिफ्लेक्सेस ने हगाने के विजुअल इंफॉर्मेशन को उसके दिमाग तक पहुंचने नहीं दिया। सिंपल शब्दों में मैं बताता हूं कि टैट्सुओ ने हगाने के पॉम पॉम नहीं देखे बस, क्योंकि वो देखने के पहले ही बेहोश हो गया था। जब टैट्सुओ होश में आता है तब हगाने उसे एक लेटर देती है जो टाकामुरा ने छोड़ा था। टैट्सुओ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला लेटर था। वैसे मेरे को भी अभी तक नहीं मिला। खैर, उसकी किताब के अनुसार लेटर एक्सचेंज करना फ्रेंडशिप के 777 स्टेप में से एक था। लेटर में टाकामुरा लिखता है कि वो रात तक लौट आएगा और टाट्सुओ को हगाने के साथ घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही वो छुपकर लिखता है कि अगर हगाने अपने माँ के वर्कशॉप जाने की कोशिश करे तो तुम टैट्सुओ उसे वहां जाने से रोकना मेरे भाई, क्योंकि हगाने ने 1 महीने पहले ही अपनी माँ को जो खो दिया है।
लेकिन हमारी हगाने टैट्सुए पगले को सीधा वर्कशॉप ही ले आती है किसी तरीके से और गर्व से बताती है कि उसकी माँ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उच्च अधिकारी थी। वो अपनी माँ के बारे में बड़े गर्व से बात करती है। टैट्सुए पूछता है क्या वो बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति थी। हगाने चुप होकर सिर्फ हाँ कहती है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ हर नए आविष्कार पर उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करती थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी। इसी बीच हगाने टैट्सुए को अपना नया आविष्कार दिखाती है और पूछती है क्या ये एक सेवियर के लिए उपयोगी होगा। टैट्सुए उसे देखकर बड़ा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ सागामी और आटोची अपनी हालिया लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। आटोची कहता है कि वो मुश्किल से बचकर निकले हैं, लेकिन सागामी बताता है कि उनका असली लक्ष्य काइजू की आंख हासिल करना है जो उन्हें मिल चुकी है। तभी टोची याद दिलाता है कि आर्टेमिस ने हमें रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक टैट्सुए आउटर स्पेस से लौट आया है। सागामी ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे एडी या स्नोमैन का कोई निशान नहीं मिला था अभी तक। फिर सागामी को ये भी बताया जाता है कि टैट्सुए अभी मासीमा मॉल में एक नए रोबोट के साथ रह रहा है। सागामी धीरे से टैट्सुए को अपना पुराना साथी कहता है और फैसला करता है कि फिलहाल वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो ये घोषणा जरूर करता है कि वो लोग फ्लेमिंग काइजू और टैट्सुए की मशीन दोनों अब उनके निशाने पर आ चुकी हैं। उस रात ताकामुरा घर लौटता है और देखता है कि हगाने और टैट्सुए बुरी तरह थके हुए हैं। हगाने जल्दी से बात बदल देती है और कहती है कि वो बस टैट्सुए को मॉल दिखा रही थी। इसके बाद सब मिलकर डिनर बनाते हैं और गर्म पत्थर का इस्तेमाल करते हैं जो फायरबर्ड काइजू की गर्मी से तपाया गया था। डिनर के दौरान ताकामुरा टैट्सुए को चेतावनी देता है कि उसके लिए काइजू मीट खाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे गलती से भी ना खाए। फिर सब शांति से खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। टैट्सुए सो नहीं पाता क्योंकि उसके किताब के अनुसार खाना खाना और एक जगह सोना फ्रेंडशिप के 2 और स्टेप थे। लेकिन उसी रात हगाने को भयानक सपना आता है जहां वो देखती है कि उसकी माँ को एक काइजू निगल रहा है। इसी बीच पता चलता है कि आर्टेमिस असल में एक काइजू है जो इंसानों को खाना चाहता है। रिको उसे समझाने की कोशिश करते है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आर्टेमिस सिर्फ मांस खाना चाहता था और कुछ नहीं। सागामी बताता है कि आर्टेमिस काइजू बहुत खास है क्योंकि वो टेलीपैथी से मानव भाषा बोल सकता है। रिको रिपोर्ट देती है कि टैट्सुए फ्लेमिंग काइजू टेमर किसान मीशिमा मॉल में है। सागामी पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहता है हमें सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है, कितने मजे की बात है। एक हफ्ते बाद टैट्सुए और हगाने वर्कशॉप में शांत काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अभी अभी कुछ नया पूरा किया होता है और हगाने भावुक हो जाती है। तभी वो टैट्सुए से झुकने को कहती है गंदे लोग कुछ गंदा नहीं सोचो, क्योंकि वो उसके सर पर सिर्फ हाथ रखकर धीरे से उसे गुड जॉब बोलती है। ये करते ही वो अजीब महसूस करने लगती है क्योंकि बचपन से उसकी माँ ही उसे ऐसी शाबाशी देती थी और कोई नहीं। उस रात हगाने सोचती है कि माँ को गुजरे 45 दिन हो चुके हैं, पर तब भी उसे अजीब नहीं लगता कि टैट्सुए उसकी माँ की जगह पर बैठा है। लेकिन अचानक उसे अपनी माँ के अंतिम पल याद आने लगते हैं। इसके बाद देर रात में टैट्सुए को हगाने का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि उसकी माँ को एक काइजू ने खा लिया था। टैट्सुए ये पढ़कर शॉक हो जाता है क्योंकि वो ये भी देख लेता है कि हगाने अकेले ही बाहर निकल चुकी है मॉल से। तभी उसके सामने आर्टेमिस आ जाता है जो वही काइजू था जिसने उसकी माँ को मारा था। हगाने समझ जाते हैं कि आज उसे बदला लेने का मौका मिल चुका है, इसलिए वो अपने नए होवर बूट एक्टिवेट करती है जो उसने टैट्सुए के साथ मिलकर पहले बनाए थे। आर्टेमिस उसका मजाक उड़ाता है लेकिन हगाने उस पर अपना वेपन चला देती है। प्रोजेक्टाइल उसके मुंह के अंदर फट जाते हैं और अनेक ब्लेड उसके गले में घुस जाते हैं। इसलिए अब आर्टेमिस की अपनी हल्की सी आवाज की वाइब्रेशन भी उसे असहनीय दर्द देने के लिए मजबूर होकर देती है। हगाने फिर रोती हुए कहती है कि अब ये काइजू कभी किसी को नहीं खा पाएगा जैसे उसने मेरी माँ को खाया था, हट इधर से। लेकिन तभी आर्टेमिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसी समय टैट्सुए और यूकियो वहां पहुंच जाते हैं और टैट्सुए आर्टेमिस का हाथ काट देता है जिससे आर्टेमिस तुरंत बर्फ के अंदर भाग जाता है, भगौड़ा कहीं का। फिर टैट्सुए हगाने को गुड जॉब कहता है और उसे संभालता है, लेकिन यूकियो अचानक महसूस करता है कि फॉग करीब आ रही है और उसे किसी भयानक चीज का आभास होता है। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सागामी अपने मॉन्स्टर के साथ तेजी से बढ़ जो रहा था वो हमले का आदेश देता है और अचानक यूकियो पर सीधा वार होता है जिसके अगले ही पल वो भयानक विस्फोट के साथ फट जाता है। ये क्या हो गया? इसके बाद कहानी 19 साल पहले यानी 2025 की तरफ चली जाती है जब इंटरगैलेक्टिक काइजू पहली बार धरती पर आए थे। उनसे लड़ने के लिए एडे नाम की संस्था बनाई गई और इसमें सागामी नाम का एक आदमी भर्ती होता है। शुरुआत से ही ये स्पष्ट था कि सागामी आम सिपाहियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। शूटिंग टेस्ट के दौरान उसका निशाना इतना सही था कि इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह गया और बोला कि इतनी दूर से 70% सफलता दर बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, पर तुमने वो भी हासिल कर लिया। ये सुन के बाकी सिपाही उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सागामी तुम्हारे सामने तो हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर नगले लगते हैं, पानी कम चाय है मतलब। इसी तरह अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और कठोर मेहनत के बल पर सागामी धीरे धीरे एडे के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन गया।
हर बैटल में वो खुद को साबित करता गया और उसकी पदोन्नति लगातार होती रही। एक रात सागामी अपनी टीम को बताता है कि उन्हें हर हाल में इस काइजू को शहर तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा। तभी काइजू तबाही मचाना शुरू कर देता है और कई सिपाही डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन सागामी अकेले पीछे रुकता है और एक विशाल कैनन से सीधा काइजू को उड़ा डालता है। बचे हुए सिपाही उसे जोर जोर से सेवियर चिल्लाने लगते हैं और सागामी चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। इसके बाद उसकी सफलता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वह अकेला कई बैटल जीत लेता है और उसके साथी कहने लगते हैं कि शायद सागामी तुम सच में मानवता का उद्धारक बन सकते हो। धीरे धीरे सागामी को भी ये बात पसंद आने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि टैचुओ नाम का एक 9 साल का लड़का रोबोट चलाकर अकेले काइजू को हरा रहा है। पहले किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भी उसे सेवियर कहने लगते हैं। ये देखकर सागामी के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसे टैट्सुओ से जलन होने लगती है। तुरंत बाद में एक सिपाही गुस्से से कहता है कि एड अब अपनी सेना कम कर रही है क्योंकि सबको लगता है कि टैट्सुओ और उसका रोबोट अकेले दुनिया बचा लेगा। सागामी शांत स्वर में कहता है कि ऊपर के अधिकारियों ने फैसला कर लिया है कि रोबोट ज्यादा बेहतर है और परिणाम भी उनके पक्ष में है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। जवाब ढूंढने के लिए सागामी रोबोट सिम्युलेटर का टेस्ट करता है ताकि समझ सके कि काइजू बैटल में ये रोबोट कितने प्रभावी हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता और कहता है कि रोबोट उतने रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी इनसे। इसी बीच हमारे टैट्सुओ भैया लगातार हेडलाइन मचाए रहते हैं क्योंकि वो एक के बाद एक काइजू को हराता रहा। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि टैट्सुओ हमेशा नुकसान को मिनिमम रखता था, लेकिन टैट्सुओ बहुत शर्मीला था। पर जिन लोगों को वो बचाता वो लोग टैट्सुओ की दिल से तारीफ करते थे और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसे अपना असली सेवियर मानने लगी। ये देख सुनकर हमेशा शांत रहने वाला सागामी भी अंदर ही अंदर जहलन महसूस करने लगा और वो ठान लेता है कि अब से टैट्सुओ मेरी जिंदगी का कांटा है जिसे मैं निकाल के ही रहूंगा किसी भी कीमत पर। एक दिन अलार्म बजती है क्योंकि एक साथ 3 इंटरगैलेक्टिक काइजू दिखाई देते हैं। सागामी और उनकी टीम बैटल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उनकी यूनिट बुरी तरह दबा दी जाती है, मतलब हार जाती है। इसलिए सागामी सभी सैनिकों को रिट्रीट करने को कहता है, लेकिन खुद पीछे रुककर काइजू पर गोलियों की बारिश कर देता है। पर इसी वजह से काइजू उसकी जान लेने ही वाला होता है। तब सागामी चीख कर कहता है कि मैं दुनिया का असली सेवियर हूं, ना कि वो बच्चा टैट्सुओ। लेकिन उसी समय टैट्सुओ अचानक आ जाता है और काइजू को खत्म कर देता है, जिससे सागामी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वो टैट्सुओ पर बंदूक ही तान देता है। हालांकि उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर इस दिन के बाद सागामी सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा और वो थी ताकत और पद। बहुत तेजी से प्रमोशन पाने के बाद उसने अपनी योजना शुरू की। वो नेताओं के सामने खड़ा होकर कहता है कि पूरी मानवता की किस्मत सिर्फ टैट्सुओ पर छोड़ देना बेवकूफी है हमारे लिए। उसका मानना था कि इंसानियत को और भी टैट्सुओ जैसे सेवियर बनाने चाहिए। सागामी का सोचना था अगर प्रतिभाशाली बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाए और वो उनका इंस्ट्रक्टर बने तो टैट्सुओ को भी पीछे छोड़ सकता है। और 2030 में उसका सपना पूरा हो जाता है। टैट्सुओ जैसे नए सेवियर बनाने के लिए बच्चों की एक टीम बनाई जाती है जो बाद में वेड नाम से मशहूर होती है। सागामी उन बच्चों से कहता है कि उनका काम टैट्सुओ की जगह लेकर दुनिया को बचाना है। फिर 2034 में महान फ्रीज आता है और 2035 में टैट्सुओ और आयडे की अंतिम बैटल असफल हो जाती है, मतलब वो हार जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे वैडे का नाम भी दुनिया भूल जाती है। लेकिन सागामी और उसके बच्चे जिंदा बच जाते हैं, जो अब और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। काफी समय बाद सागामी को पता चलता है कि टैट्सुओ आउटर स्पेस से वापस लौट आया है। वो धीरे से कहता है ये लड़का ब्रह्मांड के किनारे पर जाकर भी खत्म नहीं हुआ, पर मेरा इरादा अब मिशिमा मॉल के फ्लेमिंग काइजू और टैट्सुओ की मशीन मतलब यूकियो दोनों को अपने कब्जे में लेने का है। वर्तमान में यूकियो को एक बहुत बुरा एहसास होता है, इसलिए वो कहता है कि टैट्सुओ तुम हगाने को लेकर जल्दी से कॉकपिट के अंदर आ जाओ मेरे। तभी सागामी की टीम काइजू वेपन से हमला करती है और एक प्रोजेक्टाइल सीधा यूकियो पर जाकर गिरता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ ही यूकियो बुरी तरह टूट जाता है या घायल हो जाता है। टैट्सुओ ये देखकर सन्न रह जाता है और दौड़कर यूकियो के पास पहुंचता है। उधर सागामी की टीम खुशी मनाती है क्योंकि उनका हमला सीधा निशाने पर जो लगा था। सागामी कहता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ है क्योंकि यूकियो टूट चुका है और टैट्सुओ मॉल से बहुत ज्यादा दूर आ गया है। लेकिन उनकी टीम की एक लड़की यूमा उदास थी क्योंकि आर्टेमिस अब तक मर चुका था, इसलिए उसका मानना था कि बिना काइजू के वो सागामी के लिए नल्ली नाकारी हो गई है। ये सुन के सागामी उसे तसल्ली देता है और कहता है यूमा तुम मेरा हमेशा साथ देती रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सागामी घोषणा करता है कि सिर्फ वैड ही असली सैल्वेशन की मसाल है, इसलिए टैट्सुओ को मरना पड़ेगा।
उसकी टीम हंसने लगती है और वो मजाक उड़ाते हैं कि शायद टैट्सुओ अभी अपने रोबोट के टूटने पर रो रहा होगा बिलक बिलक के। लेकिन तभी टैट्सुओ और यूकियो अचानक उनके सामने आ जाते हैं और रेंडियर काइजू का सींग काट देते हैं। सागामी हैरान रह जाता है कि वो रोबोट इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। काइजू पर हमला करते समय टैट्सुओ देखता है कि काइजू के ऊपर इंसान बैठे हुए हैं, इसलिए वो काइजू को मार के उन इंसानों को बचाने का सोचता है। कितना अच्छा बालक है ये। और सिर्फ एक तलवार होने के बावजूद वो 6 स्वॉर्ड स्टाइल अटैक चला देता है। लेकिन तभी वैडे की एक मेंबर अपने अजीब काइजू शक्ति का इस्तेमाल करती है और पूरे वैडे टीम को पल भर में गायब कर देती है। टैट्सुओ और यूकियो दोनों सन्न रह जाते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन करना उनके लिए भी असंभव था। तो सागामी टैट्सुओ को समझाते हैं कि काइजू टेमर और काइजू का असली संबंध क्या होता है। उसके मुताबिक मानव दिमाग बहुत ज्यादा लेटेंट पोटेंशियल रखता है, लेकिन आम इंसानी शरीर सुपर नेचुरल पावर नहीं संभाल सकते। लेकिन जब काइजू जैसे एडेप्टेबल शरीर इंसानी दिमाग से जुड़ते हैं तब वो टेलीपोर्टेशन और पायरोकिनेसिस जैसे पावर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ये पावर ह्यूमन को काइजू मांस खाने के बाद मिली है। इन बातों को सुन के टैट्सुओ धीरे धीरे समझने लगता है कि इन सभी स्पेशल काइजू के पीछे उनके टेमर का दिमाग काम कर रहा है। सागामी आगे बताता है कि काइजू असल में ह्यूमन के जरिए अपग्रेड हो रहे हैं। इसी बीच हगाने गुस्से में पूछते हैं कि वो लोग दूसरे इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन सागामी उसे कोई जवाब नहीं देता, बस हंसने लगता है। अब स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। यूकियो आधा टूट चुका था और सामने 5 काइजू टेमर और उनके 5 काइजू खड़े थे। उधर मिशिमा मॉल में आओ मजे से कुर्सी घुमा रही होती है, लेकिन अचानक उसे आसमान में कुछ अजीब महसूस होता है। वापस बैटलफील्ड में सागामी अपने आप से कहता है कि मेरा वैडे कभी नहीं हारेगा, खासकर टैट्सुओ से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल दे और फैसला करता है कि पहले टैट्सुओ को यहाँ खत्म किया जाएगा, उसके बाद हम मिशिमा मॉल जाएंगे। टैट्सुओ कुछ देर चुप रहता है, फिर बिना सोचे समझे बैटल स्टैंस ले लेता है। उसके हाथ की हल्की सी मूवमेंट देखकर ही सागामी की रीढ़ की हड्डी में सरहद दौड़ जाती है। इसलिए वो तुरंत कोड ऑरेंज एक्टिवेट करता है और सभी वेडे मेंबर को वार्निंग भेज दी जाती है। इसके बाद कुछ अजीब होता है, मतलब काइजू टेमर अटैक करने के बजाय टैट्सुओ के पास से निकलकर सीधा भागने लगते हैं। सिर्फ एक काइजू, सागामी और कुछ लोग वहीं रुकते हैं और अपने वैडे के बाकी मेंबर से सागामी कहता है कि बच्चों, अगर हम टैट्सुओ और उसके रोबोट के साथ लड़ते तो जरूर जीत जाते, लेकिन इस जीत के बदले में हमारे कम से कम 3 काइजू मारे जाते। उसके जाने के बाद सागामी टैट्सुओ से पूछता है क्या उसे पता है उसकी काइजू होड़ कहाँ जा रही है। फिर वो खुद ही मुस्कुराते हुए बताता है कि सभी काइजू सीधा मिशिमा मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पहुंचने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे और यही टैट्सुओ तुम्हारी असली टाइम लिमिट है मुझे हरा के मिशिमा मॉल जाने की। पर अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो गया तो मॉल के अंदर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। सागामी काउंटडाउन शुरू करता है, जिसके तुरंत बाद यूकियो गुस्से में हमला करता है, लेकिन तभी एक भयानक जानवर उसे सिर्फ एक ही बार में बर्फ के अंदर उड़ा देता है। ये देख के हमारे हीरो सन्न रह जाते, जबकि सागामी अपने काइजू हरकुलिस को हुक्म देता है, मेरे प्यारे काइजू तुम मेरे दुश्मनों को कुचल डालो। जैसे ही हरकुलिस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सागामी अपनी गिनती जारी रखता है। 10 और सेकंड बीत चुके होते हैं, इसलिए वो कहता है कि टैट्सुओ के पास अब बहुत कम समय बचा है। यूकियो घबराकर टैट्सुओ को याद दिलाता है कि हमें इस दुश्मन को गिराकर तुरंत काइजू की सेना को रोकना होगा, वरना वो मिशिमा मॉल पहुंच जाएंगे। बर्फ के अंदर से निकला ये नया काइजू पहले सभी काइजू से अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि टैट्सुओ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। सागामी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो 10 साल देरी से इस जम चुकी धरती पर लौटकर आया है। फिर वो पूछता है क्या टैट्सुओ तुम सच में हरकुलिस को हराकर अपने नए घर की रक्षा कर सकते हो या नहीं। इतना कहकर वो हरकुलिस को हमला शुरू करने का आदेश देता है। युद्ध शुरू हो जाता है और हरकुलिस बिजली की तरह तेज निकलता है। टैट्सुओ मुश्किल से उसका सामना कर पाता है, इसलिए वो यूकियो से कहता है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। यूकियो पहले से तैयार होता है और अपने कन्वर्टेबल एस्केप पॉड स्नोफ्लेक को सक्रिय कर देता है। वो गंभीर होकर हिडन फंक्शन नंबर 2 चलाता है। टैट्सुओ सोचता है कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है, लेकिन यूकियो सिर्फ हगाने के लिए बैठने के लिए एक जंप सीट निकालता है। टैट्सुओ हैरान होकर पूछता है कि इसकी क्या जरूरत थी, पागल हो क्या तुम। तब टैट्सुओ बताता है कि जब उसकी फाइनल फॉर्म का डिजाइन बन रहा था तब एस्केप पॉड को रोबोट में बदलने का विचार उसी ने दिया था। टैट्सुओ के पिता को ये विचार बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने पूछा क्या उसके पास और भी सुझाव हैं। तब यूकियो ने कहा कि एस्केप पॉड में कई लोगों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। यूकियो ने सोचा था कि 2 साल के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान टैट्सुओ कम से कम एक दोस्त तो जरूर बनाएगा और यूकियो को पूरा विश्वास था जब टैट्सुओ अपना दोस्त बना लेगा तो वो उसे अपने साथ बैठने के लिए भी बुलाना चाहेगा कॉकपिट के अंदर। 10 साल बाद आज उसे खुशी होती है कि टैट्सुओ आखिरकार उस सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है।
हागाने सीट पर बैठ जाती है और टैट्सुओ से सीट बेल्ट मजबूती से पकड़ने को कहता है। अगले ही पल हरकुलस का एक तेज हमला आता है जिससे टैट्सुओ मुश्किल से बचता है। आटोची हैरान रह जाता है लेकिन सागामी समझ जाता है कि टैट्सुओ ने सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर ली थी पहले ही। फिर टैट्सुओ तुरंत अपना 6 स्वॉर्ड स्टाइल अटैक चलाता है जो हरकुलस को कुछ नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तब पता चलता है कि टैट्सुओ पूरी तरह से हरकुलस के हमले से यूकियो को नहीं बचा पाया था, इसलिए वो यूकियो से माफी मांगता है। पर हमें हरकुलस के हमले का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब यूकियो गिरने लगता है, क्योंकि अंतिम पल में हरकुलस ने एक भयानक बैक किक लगाया था। अब सब समझ जाते हैं कि दुश्मन कितना खतरनाक है। हरकुलस उनके हमलों का पैटर्न समझ चुका था और स्थिति निराशाजनक बनती जा रही थी धीरे धीरे। तब हागाने रोते हुए टैट्सुओ को पुकारती। वो कहती है कि वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है, लेकिन उसने एक जरूरी बात समझ ली है। उसके अनुसार हमारा दुश्मन सागामी किसी योजना के तहत हमला कर रहा है और वो किसी निर्धारित समय का इंतजार कर रहा है। इसी वजह से सुबह 3 बजे सब कुछ और भयंकर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आओ हमेशा मॉल से छुपकर बाहर घूमने निकलती है। इसी दौरान मॉल में आओ अपने दोस्त के साथ निकलने की तैयारी करती है। वो गाना गाते हुए सोचती है आज मुझे अपनी यात्रा में क्या क्या मिल सकता है। हुरुमाची मजाक में कहता है शायद तक हमें दुनिया का राक्षस मिल जाए। उधर लड़ाई में हागाने टैट्सुओ को समझाते हैं कि आओ के बिना लैंड ऑफ मैन सोया रहेगा, क्योंकि उसे सिर्फ आओ ही आदेश दे सकती है। इसलिए अगर दुश्मन सीधा हमला भी करे तो मॉल के नीचे दबा अग्नि काइजू कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये सुनकर टैट्सुओ समझ जाता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है। वो सोचने लगता है सागामी क्या चाहता है। टैट्सुओ सोचने लगता है कि मुझे जीतने के लिए क्या करना होगा। अंत में वो निष्कर्ष निकालता है कि इस युद्ध का उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना होना चाहिए और कुछ नहीं। पर टैट्सुओ के पास पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी वो कहता है कि उन्हें हर संभव साधन का प्रयोग करना होगा। तब वो एक फैसला लेता है जिससे यूकियो भी हैरान रह जाता है। टैट्सुओ कहता है कि स्पीकर चालू करो यूकियो, क्योंकि वो सागामी से सीधी बात करना चाहता है। वो पूछता है कि सागामी का असली उद्देश्य क्या है। यूकियो को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो सागामी से खुद बात कर रहा है, क्योंकि पुराना टैट्सुओ कभी किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं करता था। फिर यूकियो महसूस करता है कि मिशिमा मॉल आने के बाद टैट्सुओ कितना ज्यादा बदल गया है। दिल के पास बनी दीवार हटाकर और लोगों से मिलने की इच्छा रखकर उसने पहली बार दूसरों से डरना छोड़ दिया है। टैट्सुओ का मानना है कि अगर वो सागामी का इरादा बदल गया या समझ गया तो शायद जीतने का कोई रास्ता मिल सकता है उसे। इसी बीच सागामी बताता है कि 2 और मिनट बीत चुके हैं। टैट्सुओ हिम्मत जुटाता है और अपनी पुरानी सभी असफल बातचीतों को याद करता है। हर बार गलत शब्द बोलना और लोगों के सामने घबरा जाना उसके दिमाग में चलने लगता है। यूकियो लगातार उसे हौसला देता रहता है। अंत में टैट्सुओ सागामी से पूछ ही लेता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस पर सागामी हंसकर जवाब देता है वो दुनिया को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। वो बताता है कि जिस ह्यूमनॉइड काइजू वेरिएंट ने दुनिया को जमाया था बर्फ में, वो अब भी टोक्यो में मौजूद है और वैड उसे खत्म करना चाहती। इसके लिए उन्हें मिशिमा मॉल के फ्लाइंग काइजू की जरूरत है। टैट्सुओ तुरंत सुझाव देता है कि अगर उद्देश्य एक ही है तो हम लोग साथ में मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। कुछ पल के लिए सागामी भी इस विचार पर सोचने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका पागलपन बाहर आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि टैट्सुओ हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था, इसलिए मैं हर दिन टैट्सुओ तुम्हारे मरने की प्रार्थना करता आ रहा हूँ अभी तक, क्योंकि टैट्सुओ तुम हमेशा मेरे रास्ते में जो खड़े हो जाते हो। इसलिए अब मैं बस तुम्हारी मौत देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और बातचीत यहाँ समाप्त हो जाती है और टैट्सुओ अंधेरे में डूब जाता है। इन बातों को सुन के सागामी तुरंत हरकुलस को फिर हमला करने का आदेश देता है। हरकुलस बिना रुके हमला करता है और यूकियो को पीछे ढकेल देता है। लड़ाई और भयानक होती जाती है। यूकियो का पार्टिकल टैंकर टूट जाता है। टैट्सुओ घबराकर यूकियो को पुकारता है, लेकिन हरकुलस एक और वार करता है और यूकियो का एक हिस्सा काट देता है, जिस वजह से यूकियो मुश्किल से बोल पाता है। टैट्सुओ तुम रो नहीं। फिर वो जमीन पर गिर जाता है अचानक। पर अभी भी सागामी हरकुलस को हमला करने जारी रखना और टैट्सुओ को खत्म कर देने का हुक्म देता है। हरकुलस यूकियो को कुचलने लगता है, जिस कारण टैट्सुओ टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो हार गया है और काइजू सेना अब मॉल तक पहुंच जाएगी। और अब सबसे जरूरी चीज ये है कि सागामी से हुई असफल बातचीत उसके मन को और ज्यादा तोड़ देती है। इसलिए अंत में टैट्सुओ निर्णय लेता है कि अब बस मिशिमा मॉल पहुंचना ही उनका लक्ष्य है, ना कि सागामी और उसके हरकुलस से लड़ना। इसलिए यूकियो अपना आर्ग्यूमेंट सक्रिय करता है। दोनों पूरी रफ्तार से उड़ जाते हैं। यूकियो सोचता है कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक जाना होगा जहां हरकुलस पहुंच ना सके, लेकिन हरकुलस तुरंत उनके पीछे आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि हरकुलस उन दोनों की योजना को पल भर में समझ जो गया था। टैट्सुओ दुखी होकर सोचता है कि क्या वो फिर से हार जाएगा। तब उसे अपने पिता की बात याद आती है, जहां वो उससे हमेशा कहते थे टैट्सुओ की सबसे बड़ी खासियत
काइजू को मारना है, लेकिन अब ये भी वो नहीं कर पा रहा। नल्ला कहीं का सागामी उसे मारने के लिए चिल्लाता है और हरकुलिस अंतिम वार करने को तैयार हो जाता है, पर तब यूकियो खुद नियंत्रण लेके एक काउंटर अटैक करता है। सागामी और टैत्सुओ दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि हमला सफल जो हो जाता है। फिर यूके एक और जोखिम भरा मूव करता है और मुश्किल से बच निकलता है। कुछ देर के लिए वो बच जाते हैं, लेकिन यूकियो खुद टूट चुका होता है बहुत ज्यादा, इसलिए टैत्सुओ कहता है कि तुम बातचीत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो। टैत्सुओ को पहले लगता है कि वो बदल गया था, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा की तरह एक वही कमजोर इंसान था जो हमेशा डरता रहता था। ये बात सुन के यूकियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरे स्पेक्स ही खराब हैं, जिस कारण टैत्सुओ तुम अपनी असली क्षमता का 10% भी नहीं दिखा पा रही यहाँ। इसी निराशा के पीछे गाने टैत्सुओ का हाथ पकड़ती है और आंसुओं में डूबी होती है और कहती है कि मरने का डर कितना भयंकर होता है, अब मुझे समझ आ गया है। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि टैत्सुओ तुम बचपन से ही इसी डर के साथ जीते आए हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी लड़ाई अभी तक बेकार नहीं गई, इसलिए तुम उदास नहीं हो। ये बात जान के दोनों रोते हैं और यूकियो उन्हें देखकर और तेज उड़ने का संकल्प ले लेता है और कहता है कि किसी भी कीमत में मैं तुम दोनों को मॉल तक पहुंचा के ही रहूंगा। लेकिन तभी यूकियो को एक अनजान ट्रांसमिशन मिलता है जब सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी इस दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत मुश्किल चीज है। कुछ देर बाद यूकियो कोडेड मैसेज डिकोड करता है जिसके मुताबिक संदेश में लिखा होता है, यहाँ मत आओ क्योंकि काइजू पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सुनकर टैत्सुओ और यूकियो दोनों सन्न रह जाते हैं और सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि आखिर ये संदेश भेजने वाला कौन था। इसी बीच बैडे टीम मिशिमा मॉल पहुंच जाती है जहाँ अंदर सब लोग शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन दुश्मनों को उनकी ये बेफिक्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें गुस्सा आता है कि इतना बड़ा खतरा पास होने के बाद भी लोग बिना चिंता के सो रहे हैं। छोटी पीली लड़की हैरानी से देखती है कि मॉल के आसपास बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और पूरी जगह गर्म बनी हुई है, इसलिए वो खुश होकर कहती है कि ये फ्लेमिंग काइजू की शक्ति है जो सबको जिंदा रखे हुए है यहाँ। टामिया सोचता है कि शायद और कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे अग्नि काइजू के पायलट को साथ मिलाकर लड़ने के लिए मनाना, लेकिन रोजी तुरंत मना कर देती है क्योंकि वैडे को ही दुनिया का एकमात्र रक्षक बनना होगा और ऐसा करने से ही सागामी का सपना पूरा होगा। पीली लड़कियां दिलाते है कि सागामी ने आदेश दिया है जो भी वैडे का साथ ना दे उसे खत्म कर दिया जाए, तो ना चाहते हुए भी टामिया चिढ़कर मिशन समझाता है जिसके मुताबिक मॉल को चारों तरफ से घेरा जाएगा। आयरिस और मकोटो को वो पहले हमले के बाद दक्षिण की तरफ बढ़ने को कहता है। उनका उद्देश्य था पायलट आओ की अनुपस्थिति में मॉल तबाह करना और नीचे छिपे फ्लेमिंग काइजू पर कब्जा करना, पर जाने से पहले पीली लड़की रेडियो चालू करने की बात करती है और टामिया मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक स्कूल में इतनी तकनीकें नहीं होगी कि उनकी बातें सुन सकें। आयरिस मजाक में कहता है कि तुम धीरे धीरे नरम पड़ रहे हो टामिया। उसे लगता है कि टामिया को बचपन की यादें याद आ रही हैं। टामिया चुप होकर कहता है कि वो हमेशा दुनिया का रक्षक बनना चाहता था, लेकिन जम चुकी धरती देखकर अब उसे खुद पर ही संदेह होने लगा है क्या मैं हीरो बन भी पाऊंगा या नहीं। फिर हमला शुरू होता है। टामिया अपने काइजू एरियोस को प्रेडेशन पोस्चर इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिसके बाद काइजू के सिंह हर दिशा में फैल जाते हैं और उनसे अलग मिसाइलें निकलने लगती हैं। एरियोस बॉम्बार्डमेंट में माहिर था और हर परिस्थिति के हिसाब से अलग प्रोजेक्टाइल बना सकता था, मतलब गोलियां बना सकता था। टामिया उसे मैक्सिमम पावर चलाने को कहता है ताकि मॉल वालों का हौसला टूट जाए और वो समर्पण कर दें। अरे मेरे मालिक है, तुम लोग मिसाइल चलाओगे तो मर नहीं जाएंगे। आदेश मिलते ही अनेक मिसाइल मॉल पर टूट पड़ती है। हर तरफ धमाके होने लगते हैं, लेकिन धूल हटने के बाद पूरी टीम हैरान रह जाती है क्योंकि मॉल या स्कूल एक शक्तिशाली बैरियर से सुरक्षित था बिल्कुल। टामिया को तब समझ आता है ये कोई आम स्कूल नहीं है। आयरिस भी मानता है कि ये लोग इतने कमजोर नहीं है जितना मैंने उनके बारे में सोचा था। स्कूल को एंटी काइजू फोर्ट्रेस में बदल दिया गया था और उसका बैरियर पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। अंदर बॉस को बताया जाता है कि एंटी काइजू बैरियर ठीक काम कर रहा है। बॉस इसे ऊर्जा की बर्बादी कहती है, लेकिन अब चिंता का समय नहीं था। इसी दौरान टाकामूरा राहत की सांस लेता है क्योंकि उनका संदेश टैत्सुओ तक पहुंच गया था, मतलब उनको संदेश भेजने वाला टाकामूरा था। बाहर टामिया बैरियर की शक्ति देखकर हैरान था। पीली लड़की याद दिलाती है कि बैरियर सैनिक मतलब आर्मी तकनीक होती है। आयरिस तुरंत समझ जाता है कि मॉल में किसी ने सालों पहले ही इस मॉल को काइजू के हमलों से बचाने के लिए तैयार करके रखा था। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि स्कूल से मिसाइल बाहर आने लगती हैं। बॉस के आदेश पर
हमला शुरू होता है। मिसाइलें सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन टॉमी अपना लव बजूका मल्टी मिसाइल चला देता है। एरियोस के सींग 100 टुकड़ों में टूटकर हर मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर देते हैं। मॉल के सारे मिसाइल गिरा दिए जाते हैं, लेकिन बॉस बिना डरे फायरिंग जारी रखने को कहती है अपने आदमी से। आयरस बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि मीशिमा मॉल बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रतिरोध कर रहा था। वो अपने काइजू को बैरियर पर हमला करने का आदेश देता है और बैरियर जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन बॉस उसे शांत रहकर फायरिंग जारी रखने को कहती है। मिसाइलें बार बार चलाई जाती हैं, लेकिन एरस सबसे बच निकलता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब उनकी मिसाइलें और बैरियर खत्म हो जाएंगी तब सबकी मौत निश्चित है, ये बात याद रखना बुड्ढे बुड्ढी। इसी दौरान रिको और उसका काइजू जमीन से बाहर निकलता है, जबकि माकोटो भी हमले में शामिल हो जाता है। फिर भी बॉस हार नहीं मानते और दोबारा फायरिंग का आदेश देती है। उसी समय सागामी और उसकी टीम तेजी से मॉल की तरफ बढ़ रही होते हैं। आटोची बताता है कि पहाड़ी पार करते ही हम मीशिमा मॉल पहुंच जाएंगे, पर तभी अचानक हरकुलिस रुक जाता है और दर्द से कराहने लगता है और खून उगलता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि टैट्सो के हमले से उसे बहुत गहरी चोट आई है। आटोची हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि यूकियो के एक ही वार ने हरकुलिस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। सागामी गुस्से में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो टैट्सो को मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आटोची यूमा से कहता है कि हरकुलिस बहुत जल्दी रिकवर करता है, इसलिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक वो बनेगा। इसी बीच टैट्सो और यूकियो को पता चलता है कि एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन उन्हें देख रहा है ऊपर से। ड्रोन का नाम सूजू था और वो मॉल का था। टाकामुरा बताता है कि उसकी बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, लेकिन वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाकर लोगों को ढूंढ सकता है। सूजू असल में हागाने की माँ का नाम था और ये विचार भी उन्हीं का था। उनके गुजरने के बाद टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ने इसे पूरा किया। टाकामुरा याद करता है जब उसे हगाने का पत्र मिला था तब पता उसे चला था कि वो बदला लेने निकल गई है, इसलिए उसने सूजू को अपनी बेटी को ढूंढने भेजा, जिस कारण उन्होंने टैट्सो को हरकुलिस से लड़ते देखा और समझ गई कि हगाने उसके साथ है। इसी वजह से उन्हें हमलावरों के बारे में भी पहले से पता चली और मॉल को तैयार होने का समय मिल गया और बॉस ने तुरंत सबको जगाया और एंटी काइजू हथियारों की तैयारी शुरू कर दी। टाकामुरा का मानना है कि आज हगाने का बाहर जाना संयोग था, लेकिन उसकी वजह से बैरियर समय पर चालू हो पाया। वो हगाने को याद दिलाता है कि तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भावुक हो जाती है बेचारी। फिर टाकामुरा टैट्सो से कहता है कि तुम लोग मॉल नहीं आओ क्योंकि सब लोग मॉल के पुराने रिसर्च लैब नंबर 1 में एवैक्यूएट हो रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए एक बड़े गड्ढे के नीचे जाना होता है और सब लोग लैंड ऑफ मैन के बनाए अंडरग्राउंड पैसेज से वहां जा रहे थे, इसलिए वो टैट्सो, यूकी और हगाने को भी वहां जाने को कहता है। पर टैट्सो हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो इवैक्यूईज की रक्षा करने जा रही हैं, लेकिन टाकामुरा स्पष्ट करता है कि उन्हें भी भागना होगा। तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि खुद पीछे हटने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। टाकामुरा कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम लोग कितनी बुरी तरह टूट चुके हो। इस पर यूक्यू बताता है कि टैट्सो अपने दुश्मन की बातों से रो पड़ा है। टाकामुरा हैरान होता है कि टैट्सो ने दुश्मन से बात की, पर बॉस तुरंत बातें बंद करके सभी को इवैक्यूएट होने का आदेश देती है। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद बॉस इवैक्यूएशन की स्थिति पूछती है। उसे बताया जाता है कि अधिकतर लोग अंडरग्राउंड पहुंच चुके हैं, लेकिन रिजर्व पावर लगभग समाप्त हो चुकी है। और इतना बोलने के पल भर बाद ही बैरियर बंद हो जाता है और पूरा मॉल अंधेरे में डूब जाता है। वैडे टीम ये देखकर खुश होती है और आए रेस्टोरेंट बैरियर जनरेटर को तबाह कर देता है और बुढ़े लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। तब बॉस गुस्से में बताती है कि उस जनरेटर में लैंड ऑफ मैन की सालों की बचा कर रखी ऊर्जा थी। आयरस मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है बुड्ढी तो होंठ हिलाकर बोलो, ऐसे नहीं बोलो। बॉस उसे सीधा गाली दे देती है। आयरस उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है और सबको हॉस्टेज बनाने की घोषणा कर और कहता है कि हमें बस अंडरग्राउंड फ्लेमिंग काइजू चाहिए और कुछ नहीं। इस वक्त भी सूजू अभी भी आसमान से सब कुछ देख रहा होता है। जहां दूर हरकुलिस रिकवर कर रहा है तो दूसरी ओर टैट्सो इवैक्यूएशन साइट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बॉस ने आओ को आदेश दे दिया था कि काइजू और उनके टीमन ने मॉल पर हमला कर दिया है, पर फुरुमाची परेशान होता है क्योंकि जल्दी जल्दी में मॉल लौटते वक्त उनका व्हीकल दरार में फंस गया था। लेकिन सिंडो उसे शांत करती और कहती है कि मुझे भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उनकी रक्षक आओ बहुत जल्द मॉल पहुंचने वाली है।
और पूरी रफ्तार से मॉल की तरफ दौड़ रही है और खुद को मूर्ख कहती है क्योंकि उसने मॉल को बिना सुरक्षा के जो छोड़ दिया था। इसलिए उसका सोचना है अगर मैं मॉल की रक्षा नहीं कर पाई तो मेरी ये सुपर ह्यूमन बॉडी और शक्ति बेकार रह जाएगी, मतलब नल्ली रह जाएगी। इसी बीच उसके बाल धीरे धीरे आग में बदलने लगते हैं। जैसे ही वो मॉल के पास पहुंचती है वो जोर से लैंड ऑफ मैन को जागने का आदेश देती है। वैडे टीम उसके सफेद बाल देखकर हैरान रह जाती है। अगले ही पल लैंड ऑफ मैन आओ की पुकार सुनकर जाग उठता है। जमीन के अंदर से भयानक गर्मी फैलती है और एक विशाल अग्नि आसमान को चीरकर बाहर निकलती है, जिस वजह से रिको जो अग्नि काइजू के पास जा रही थी वो और उसका काइजू जख्मी हो जाते हैं। आओ गुस्से में घोषणा करती है कि हम सबने मिलकर इस मॉल में शांति बनाए रखी थी, इसलिए मैं किसी को इसे बर्बाद करने नहीं दूंगी। नल्ले लोग भागो इधर से। आओ के मुताबिक ये समय इंसानों के आपस में लड़ने का नहीं था। इतना कहकर वो अपनी पूरी शक्ति छोड़ देती है और लैंड ऑफ मैन हमला शुरू कर देता है। आरएस सोचता है कि आओ हम लोगों पर हमला नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास बुढ़े हॉस्टेज हैं, लेकिन तब उसे पता चलता है कि सब बुढ़े लोग पहले ही निकल चुके हैं, मतलब फुर्र हो चुके हैं। पर फिर भी आरएस बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होता है क्योंकि उनकी तरफ 3 काइजू हैं और आओ दूसरी तरफ बिल्कुल अकेली। तो इसका मतलब यह है कि वैडे आओ को हराकर फ्लेमिंग काइजू को अपने साथ बड़े आराम से ले जा लेगी। इसलिए आयरिस अपने काइजू को आगे बढ़ने का आदेश देता है और घोषणा करता है कि अब एक भयंकर एरियल काइजू युद्ध शुरू हो गया है।